हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना में लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल करे थे और मैंने आपको बताया था कि राशियों की तुलना जो होती है वो सेम चीज़ों के बीच में होती है। जैसे एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के साथ, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी के साथ, किलोमीटर में कोई चीज़ है, डिस्टेंस में भी अगर हम बात करें और डीप में तो डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर में है और दूसरा मीटर में है तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। पहले हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तब हम उसका कंपैरिजन करेंगे। तो उस समय ये भी पता चलता है कि किलोमीटर का किलोमीटर के साथ, मीटर का मीटर के साथ, अगर ऊंचाई कोई दे रखी है सेंटीमीटर में तो दूसरी भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। कोई क्वांटिटी लीटर है तो दूसरी भी लीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभ्यास आज हम करेंगे 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात देखो, इसमें 4 पार्ट इसके हैं, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। तो देखो 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात, तो क्या इसका कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सेम चीज़ों में होता है कंपैरिजन। ये रुपए में है, ये पैसे में, तो आपको कोई ना कोई एक इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? हम कह सकते हैं सिंस 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है ना। तो हमें कितने रुपए दिए हैं? 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 500 पैसे, है ना। तो हम कहेंगे कि 5 रुपये का पैसे से कंपैरिजन करना है, तो 5 गुणा 100 का पैसे का 50 पैसे से हम करेंगे, तो 500 पैसे हमारे पास यहाँ हो गए, ये 50 पैसे हैं। तो 500 रेशो 50। तो अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 1 = 5, 5 10 = 50, तो 10 रेशो 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाला जो 1 होता है वो लगाना भूल जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। 10 रेशो 1 है तो 10 रेशो 1 ही लेना है, खाली 10 लिख कर छोड़ोगे तो ये गलत है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से आपको काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 500/50 भी से लिख सकते हो। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा और जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा किस में आएगा? नीचे आएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, हर में आएगा। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो तो हमारा आएगा न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में, और जो हमारा बाद में लिखा हुआ है वो हमारा आएगा हर में, यानी डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रेशियो 1। ओके। अब हम देखते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? देखो इसमें बोला है 15 kg का 210 ग्राम से। फिर वही बात आ गई हमारे सामने, ये ग्राम है और ये kg, तो पहले हमें kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो इस देयरफॉर कितने kg है? 15 kg इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 15,000 ग्राम। समझ आया इतना? तो ये हो गया 15,000 ग्राम। अब इस 15,000 ग्राम का हमें 210 ग्राम से कंपैरिजन हमें करना है, तो 15,000 ग्राम का 210 ग्राम से। तो देखो 15,000 रेशो 210, फिर वही 0 से 0 कट गई। अब आपको काटने में इसको प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे लिख लो 1500, और ये हो गया 21। तो अब इसे काटेंगे हम, 3 से काट सकते हैं, 3 7 = 21, 3 5 = 15, 2 0 की 2 0। अब आगे नंबर किसी से भी नहीं कट रहा, तो हम कह सकते हैं 500 रेशियो 7, यानी कि 15 kg का 210 से अगर हम निकालेंगे तो 500 अनुपात 7 ये हमारा आएगा। अब हमारा क्या है? सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? 9 मीटर का 27 यानी कि 27 सेंटीमीटर से कंपैरिजन। फिर से वही वाली बात आ गई, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर कितने मीटर हैं? 9 मीटर। 9 मीटर इक्वल टू 9 × 100 सेंटीमीटर। तो हम इसे कह सकते हैं 900 सेंटीमीटर, कह सकते हैं ना 900 सेंटीमीटर। तो हम कंपैरिजन करेंगे और ये चीज़ें आपको शो करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को या कोई भी आपके टीचर है उनको आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 9 मीटर से 900 कैसे लाए। डायरेक्टली नहीं लिखना है, कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट बना के, जैसे हमने यहाँ पे शो कराया आपको, ऐसे ही आपको भी ये शो करना ज़रूरी है। तो अब देखो 9 इंटू कितना आ रहा है? 9 × 100 900 आ गया। अब 900 रेशियो 27,
फिर वही बात मैं आपसे कहूँगी तो उसको 900/27 कर लो। तो 9 1 जा 9, 0 की 0, 9 3 जा 27। अब आगे ये कटेगा नहीं तो हम इसको बोलेंगे 100/3। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इसको 100 को फिर 3 से डिवाइड करो फिर आपका आंसर आएगा 33.33, तो आप ये लिख के छोड़ दो, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें रेशो निकालना है। तो हमारे सामने है डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे बोला है कि 30 दिनों का 36 घंटों से हमें कंपैरिजन यहाँ पर करना है। तो 30 दिनों को घंटों से कंपैरिजन करना है तो पहले हमें जो डे है हमारे डे, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, ठीक है ना। तो अब दिनों को घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे सिंस 1 डे, यानी कि एक दिन में होते हैं कितने 24 आवर्स होते हैं ना हमारे, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 30 दिनों में कितने घंटे होंगे, तो हम बोलेंगे 30 डेज में होंगे 30 × 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आवर्स। तो 24 3 से होता है 72, 0 की 0 हो गई, तो 720 आवर्स ये हमारे पास हो गया। अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे आवर्स में चेंज कर लिया है। तो 720 क्या आ गए हमारे पास, आवर्स आ गए ना, घंटे का 36 घंटे से हमें कंपैरिजन करना है। तो 720/36, तो वैसे तो देखो 36 2 जा 72 होते हैं, पर आप लोगों को ये टेबल डायरेक्ट याद नहीं होगा तो आप इसे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं जिससे आपका मन करे। अगर 18 का टेबल आता है तो 18 से आप काट सकते हैं, या 6 से, देखो 6 के टेबल में 36 आता है, 6 से काट के देख लो, 6 6 जा 36, यहाँ क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया ना 20, तो 20/1 भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 20/1। और जिसे डायरेक्ट काटना आ रहा है वो डायरेक्ट भी कट सकता है, कट कर सकता है कि 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, तो 20/1, ओके। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो देखो 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए ना, तो हम यहाँ पे एक एक विधि से पहले सॉल्व करेंगे। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 3 कंप्यूटर। तो एक विद्यार्थी के लिए एक एक विधि कहती है कि एक विद्यार्थी का निकालते हैं, पहले हम एक का निकालते हैं। तो एक विद्यार्थी के लिए चाहिए 3/3/6 कंप्यूटर। तो कितने की पूछे हैं, 24 की हमसे पूछे हैं। तो 24 के लिए कितने चाहिए, 3/6 × 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12। तो ये कौन सी विधि हो गई हमारी, ये हमारी हुई एक एक विधि। अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, हम रेशो से करते तो कैसे करते। तो देखो स्टूडेंट हैं और यहाँ क्या है कंप्यूटर, तो ये कह रहे हैं कि 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर की नीड है। तो 24 के लिए कितने कंप्यूटर की नीड होगी, ये कह रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं 6/24 और 3/x, क्योंकि हमने माना x की नीड होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 6/24 और ये हो जाएगा 3/x, ठीक है। तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप देखेंगे कि जो है 6 × x और यहाँ क्या हो जाएगा 24 × 3, तो x तो यहीं रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 24 × 3, 6 किस में है मल्टीप्लाई में है ना, तो 6 यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 तो हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। और इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि भाई 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, यानी कि लगभग आधे कंप्यूटर, यानी कि एक बच्चे को 2 कंप्यूटर चाहिए ना, 2 स्टूडेंट एक कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। तो 6 बच्चों को 3 चाहिए, तो 24 को कितने चाहिए होंगे, उनके आधे कर दो 12। तो ऐसे भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, पर बाकी आप ऐसे लिख कर नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारा एक क्वेश्चन था कि जिसमें हमने सॉल्व कर लिया ईजिली, हर क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसे शो करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की जनसंख्या है 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो देखो
पॉपुलेशन तो हमारी यूपी की प्लस में है, और जो है जो एरिया है हमारा, एरिया हमारा किसका प्लस में है, राजस्थान का। वैसे भी राजस्थान का एरिया काफ़ी बड़ा है। इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं और किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। तो देखना है इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसका कंपेयर, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो इतना है। तो अब ये कह रहे हैं किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, किस राज्य की ज़्यादा घनी है। तो पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा। जब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे तो सेकंड का आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। तो देखो, राज्यों में व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से कैसे चलता है, राज्यों की जनसंख्या अपॉन राज्यों का क्षेत्र, ठीक है ना, राज्यों की जनसंख्या अपॉन राज्यों का क्षेत्रफल। तो देखो इधर हमें दे रखा है राजस्थान और यहाँ है यूपी। तो राज्यों की जनसंख्या अपॉन राज्यों का क्षेत्रफल लेना है। तो राज्यों की जनसंख्या यहाँ कितनी है, 570 इसकी जनसंख्या है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 3। अब इसमें देखो कि यहाँ कितनी है, यूपी में जनसंख्या 1660 है, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है हमारा 2, ठीक है। तो अब इनका कंपैरिजन अगर हम करें तो कैसे करेंगे, 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, 3 9 27, 0 की 0, तो 190 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और इसको देखो 2 8 16, 2 3 6, 0 की 0, 830, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये 190 और ये 830 है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में प्रति व्यक्ति, पर आपको ये फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए कि राज्यों की जनसंख्या अपॉन राज्य का क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना, ठीक है ना। और वैसे भी निकालने के लिए हमें जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों पता होने चाहिए। तो अब देखो इसमें भी हमने यही करा, 190 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर आ गया, और जब इसको सॉल्व करा तो 830 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर ही हमारा आ गया। तो अब देखो किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं 190 लोग खाली, और यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं 830 लोग। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कितने लोग एक्स्ट्रा हैं, तो राज्य की जनसंख्या किसकी घनी हुई, ज़्यादा घनी हुई किसकी, हम कह सकते हैं यूपी ग्रेटर है राजस्थान से इस चीज़ में, है ना। और वैसे भी लोग भी यहीं ज़्यादा हैं ये तो देख कर भी पता चल रहा था हमें। और बाकी अगर ये कहने लगे कितनी अधिक घनी है, तो हम 830 को 190 से माइनस कर देंगे तो आएगा 0, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ क्या आया 7, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 640 लोग एक्स्ट्रा हैं। कहाँ पे एक्स्ट्रा हैं भाई, एक्स्ट्रा हैं यूपी में, ठीक है ना। तो जब भी तो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं जब पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, ओके। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में प्रति व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, तो हमने बता दिया। किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, तो राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। वो ये भी पूछ सकता था कि किस राज्य की जनसंख्या अधिक घनी है, तो आप कहते हैं यूपी राज्य की जनसंख्या अधिक घनी है। और फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कितनी अधिक घनी है या कितनी कम घनी है, तो आप बता सकते थे 640 अधिक घनी है या 640 कम घनी है, ठीक है ना। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा आज, हमने ये सीखा कि एक तो हमने एक क्वेश्चन करा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे कितने पार्ट थे, ए बी सी और डी, 4 पार्ट इसमें थे हमारे। और एक क्वेश्चन हमने क्या करा था, एक क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन करा और एक हमने थर्ड क्वेश्चन करा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक तो हमने देखा कि अगर वो डेज थे तो डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करा था। तो हमने कैसे करा था, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। एक तो हमें ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए। अगर किसी को कुछ बेसिक चीज़ें ही नहीं पता तो वो कंपैरिजन कैसे करेगा। अब जैसे किसी को ये ही नहीं पता कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वो कैसे इस क्वेश्चन को करेगा। वो तो यही सोचता रहेगा कि 1 किलोमीटर में 100 होते हैं या 10 होते हैं या 1000 होते हैं। तो बस फिर ये पता होना चाहिए ना। और कुछ क्वेश्चन हमने करे थे एक एक विधि से, ठीक है। एक एक विधि क्या कहती है, देखो एक एक विधि से, तो एक एक विधि क्या कहती है, एक एक विधि ये कहती है कि पहले हमें कुछ भी अगर हमें दे रखा है तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, एक की। तो एक की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ही इसका नाम पड़ा था एक एक विधि। और अनुपात तो हमें पता ही है कि अगर कोई संख्या में दे रखी है 4:3 है तो हम इसे 4/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
पर अगर आप इसे 3/4 लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, या फिर आप 4/3 यहाँ है तो आप इसे 3/4 लिखोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो मैंने बताया था कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, जो नंबर पहले होगा वो लिखा जाता है न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में, ठीक है ना। और जो नंबर कहाँ होगा, जो नंबर बाद में होगा वो लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।